अपमान और बेइज्जती की बात के अलग हुए राज ठाकरे अब क्यों भाई के पास लौटे, और लौटे तो ये राज ठाकरे का स्वार्थ है या उद्धव ठाकरे की जरूरत। और हर बात के केंद्र में बीएमसी बृहन मुंबई का नगर पालिका का चुनाव क्यों है। क्यों ये चुनाव विधायकों और सांसदों के चुनाव से ज्यादा कई बार वजन पा जाता है। कई राज्यों के कुल बजट को छकाने वाली बीएमसी का अगुवा बनना क्यों मुंबई और फिर महाराष्ट्र पर पकड़ बनाने का एक प्रभावी तरीका रहा है। शिवसेना की यात्रा क्या है, राज और उद्धव ठाकरे का अलगाव क्यों हुआ और उसके बाद खुद शिवसेना के दो गुटों में टूटने की कहानी क्या है, और नेपथ्य में बीएमसी की चाह क्यों बन रही है, जानेंगे आज के शो में। इससे इतर असम का एक जिला क्यों जल उठा, उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए जा चुके पूर्व बीजेपी विधायक की सजा सस्पेंड होने के बाद क्या हुआ, इस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। Brought to you by Wari Solar and Sensoren K. वारी रेडियंस सोलर किट, रूफटॉप में आने वाली हर मुश्किल का जवाब। मुंबई का किंग कौन, ये सवाल फिलहाल महाराष्ट्र की सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है। काहे से कि 15 जनवरी को होने वाला है बीएमसी का चुनाव। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है बताएंगे, लेकिन पहले आज की अपडेट जानते हैं। स्क्रीन पर दो भाई मिलते दिखे। पिछले 5 दशक से महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र में रहे ठाकरे परिवार के एक बार फिर साथ आने की सुर्खी बनी। 2 दशकों से चली आ रही अदावत को पीछे छोड़ा गया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे और शिवसेना उबाटा के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीएमसी चुनाव साथ में लड़ने का ऐलान किया। राज ठाकरे बोले कि आपसी किसी भी लड़ाई से महाराष्ट्र बड़ा है, मुंबई का मेयर मराठी ही होगा और वो हमारी पार्टी से होगा। मुंबईचा महापौर मराठीच होणार आणि तो आमचाच होणार। कुठल्याही वादापेक्षा आणि भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे आणि मला असं वाटतं तिथून त्या आज आम्ही एकत्र येण्याची सुरुवात त्या वाक्यापासून झाली की बरेच दिवस ज्याची प्रतीक्षा महाराष्ट्र करत होता ती शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली, हे आज आम्ही आपल्याला जाहीर करत आहोत। उद्धव ठाकरे ने एकजुट होने की बात कही। बटेंगे तो कटेंगे नारे का जिक्र किया। पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने बटेंगे तो कटेंगे जैसा दुष्प्रचार किया था, ये दावा किया। मैं मराठी लोगों से कहना चाहता हूं कि अब अगर आपसे चूक हुई तो सब खत्म हो जाएगा, अगर हम बटे तो पूरी तरह मिट जाएंगे, ऐसा उद्धव ठाकरे ने कहा। मी सर्वांना विनंती करतोय, आवाहन करतोय आणि एक सूचना सुद्धा करतोय, कारण मागे विधानसभेच्या वेळेला भारतीय जनता पक्षाने जो एक अपप्रचार केला होता, बटेंगे तो कटेंगे, तसंच मी मराठी माणसाला सांगतोय की आता जर का चुकाल तर संपाल, आता जर का फुटाल तर पूर्णपणे संपून जाल। म्हणून परत एकदा तुटू नका, फुटू नका आणि मराठीचा वसा टाकू नका। इससे पहले दोनों भाइयों ने पार्टी के फाउंडिंग फादर बाला साहब ठाकरे को याद किया। दोनों शिवाजी पार्क में बाल ठाकरे के स्मारक पर गए, उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस सब पर बीजेपी और सहयोगी दलों की भी प्रतिक्रिया आई। कहा कि ठाकरे बंधुओं के पास न कार्यकर्ता है न चुनाव लड़ने के लिए लोग, लिहाजा इससे बीएमसी चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और जेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप, दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है, ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है, तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। जब पांव के नीचे की जमीन खिसक गई है, नगर पालिका चुनाव में आप इतने से हो गए, किंचित हो गए, 8 पे आ गए, 288 में केवल 8 उद्धव जी। यही परिस्थिति मुंबई में होने वाली है, इसलिए उन्होंने ये रास्ता पकड़ा है। तो उनको उनका रास्ता, शुभेच्छा है हमारा उनके लिए, उनको बधाई है ये रास्ते के लिए। लेकिन मुंबई की जनता डेवलपमेंट के लिए वोट देगी। ये तो आज की बात हुई, पर इन दोनों के साथ चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट साल भर पुरानी है। नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई थी। विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को करारी हार मिली। मराठी अस्मिता बचाने की लड़ाई लड़ने वाले ठाकरे भाइयों को मराठी वोटर से भी निराशा मिली। उद्धव की शिवसेना ने 9.66% वोट शेयर के साथ सिर्फ 20 सीटें जीती, जबकि राज ठाकरे की पार्टी का खाता भी नहीं खुला, वोट मिला 1.55%। चुनाव के बाद राज ठाकरे ने बीजेपी की आलोचना शुरू की। इसकी पहली आमद हुई 30 जनवरी 2025 को मुंबई में हुई मनसे की रैली में।
राज ठाकरे बोले, बीजेपी भ्रष्टाचार पर बड़ा वादा करती है, लेकिन जिन नेताओं पर आरोप लगाती है उन्हें कैबिनेट में फिर शामिल कर लेती है। नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में संकेत दिया। इसके बाद कई मौके आए जब दोनों भाइयों के साथ आने की संभावनाएं दिखने लगी। मसलन अप्रैल 2025, 19 अप्रैल को महेश मांजरेकर के एक पॉडकास्ट में राज ठाकरे ने बाल ठाकरे की विरासत की तारीफ की, उद्धव के साथ गठबंधन करने को हवा दी। फिर जून जुलाई में 27 जून की तारीख को उद्धव और राज की एक साझा रैली का ऐलान हुआ। मुद्दा था महाराष्ट्र सरकार का वो आदेश जिसमें राज्य के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य बनाया जा रहा था, लेकिन रैली से पहले ही सरकार ने फैसला वापस ले लिया। फिर ये तय रैली विक्ट्री रैली में तब्दील हो गई। दोनों नेता इसके बाद 5 जुलाई 2025 को 20 साल बाद एक साथ इस रैली में मंच पर दिखे। इसके बाद गणेश चतुर्थी के दिन 10 सितंबर को उद्धव राज के घर गए। फिर 23 अक्टूबर को भाई दूज पर ठाकरे परिवार एकजुट हुआ। 20 साल बाद परिवार का ज्वाइंट सेलिब्रेशन सुर्खियों में आया। उसके बाद 17 नवंबर को बाल ठाकरे की बरसी पर दोनों शिवाजी पार्क मेमोरियल पर साथ आए। 11 साल बाद पहली बार वहां साथ दिखे। ये तो आपकी बात हुई। अब एक नजर डालते हैं शिवसेना की राजनीति पर। उसके प्रसार के साथ बीएमसी और प्रदेश की राजनीति में सफर कैसा रहा। 1966 में शिवसेना की स्थापना हुई। 1968 में पहली बार शिवसेना ने बीएमसी का चुनाव लड़ा। 140 सदस्यों वाली बीएमसी में शिवसेना ने पहले ही चुनाव में 42 सीटें जीती। कांग्रेस के डॉक्टर RN कुलकर्णी मेयर बने। 1971 में कांग्रेस में टूट हुई, कांग्रेस O और कांग्रेस R। इसका फायदा शिवसेना को मिला और उसके समर्थन से डॉक्टर हेमचंद्र गुप्ते मेयर चुने गए, यानी पहली बार सत्ता में भागीदारी। 1973 में बीएमसी चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। आखिरकार शिवसेना नेता सुधीर जोशी 76 वोटों के साथ मेयर बने। 1985 में पहली बार शिवसेना बीएमसी में बहुमत लाई। 1992 में शिवसेना की बीएमसी चुनाव में बुरी तरह हार हुई। फिर विधानसभा के 1995 में चुनाव हुए। शिवसेना 73 सीटें जीती और बीजेपी के साथ मिलकर पहली बार महाराष्ट्र में सरकार बनाई। मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने। 2003 में उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2004 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी गठबंधन लगातार दूसरी बार सत्ता में रहने के बाद दूसरी बार लगातार हारा और 2005 में नाराज राज ठाकरे शिवसेना से अलग हो गए और 2006 में उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की नींव रखी। 2012 में शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब केशव ठाकरे का निधन हुआ। 2019 में सीएम पद को लेकर लड़ाई की वजह से बीजेपी और शिवसेना का दशकों पुराना गठबंधन टूट गया। 2022 में एकनाथ शिंदे ने नेतृत्व में कई विधायकों और सांसदों ने अलग गुट बनाया। चुनाव आयोग ने इस गुट को शिवसेना का चिन्ह दिया। फिर 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने 288 सीटों में से 235 सीटें जीती। उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे जैसा बताया 20 सीटों पर सिमट गई। अब बीएमसी चुनाव, उद्धव की साख के लिए सबसे बड़ा सवाल, उनकी आखिरी उम्मीद इसे कहा जा रहा है। ये ठाकरे परिवार की आखिरी उम्मीद क्यों है ये चुनाव? इसे समझने के लिए आपको बीएमसी की महत्ता समझनी होगी। इसे एशिया का सबसे अमीर नगर निगम माना जाता है। ताकत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि इसका बजट भारत के कई राज्यों के बजट से ज्यादा है। इस साल की शुरुआत में बीएमसी ने 2025-26 के लिए 75,447 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इसके पास कुल 81,744 करोड़ रुपए का रिजर्व फंड भी है। ये बजट मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों के सालाना बजट से ज्यादा है। गोवा से 2.5 गुना, हिमाचल प्रदेश से 1.5 गुना ज्यादा है। यानी फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर एक नगर निगम कई राज्यों से ज्यादा समृद्ध। और बात सिर्फ पैसे की नहीं, यहाँ एंट्री होती है मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की, जो बीएमसी को और ताकतवर बनाता है। शहर के रियल एस्टेट सेक्टर में बीएमसी की भूमिका अहम है। इमारतों और शहर के डेवलपमेंट से जुड़ी लगभग सभी जरूरी मंजूरियां बीएमसी के दफ्तर से मिलती हैं। देश के सबसे महंगे और चर्चित प्रॉपर्टी मार्केट में बिल्डरों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रोजेक्ट की मंजूरी हासिल करना। ऐसे में साफ है जिस राजनीतिक पार्टी का बीएमसी पर दबदबा होगा वही पार्टी बिल्डर सेक्टर के लिए भी अहम होगी और ये समर्थन राजनीतिक पार्टियों को फायदा पहुंचाता है, सब जानते हैं। अपनी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत की वजह से बीएमसी अक्सर भ्रष्टाचार के आरोपों में भी घिरा रहता है। अधिकारियों से लेकर स्टाफ तक के लोगों तक कई लेवल पर कई केसेस और आरोप दर्ज हैं। मसलन सितंबर 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल छपा, 96 बीएमसी स्टाफर्स विद क्रिमिनल करप्शन केसेस रीइंस्टेटेड। आरटीआई के मुताबिक बीएमसी के 96 कर्मचारियों पर करप्शन और क्राइम केस से जुड़े केसेस हैं। इसमें 77 स्टाफ मेंबर्स पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत मुकदमे हैं। ये तो हुई बीएमसी की फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत। इससे इतर राजनीतिक तौर पर कैसे ये महाराष्ट्र की राजनीति में जरूरी है वो भी समझिए। बीएमसी महाराष्ट्र के 2 जिलों की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, मुंबई और मुंबई सब अर्बन। इनमें कुल 36 विधानसभा और 6 लोकसभा सीटें हैं। मौजूदा वक्त में 36 में से 22 विधानसभा बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति के पास हैं और 14 उद्धव के साथ ही महाविकास अघाड़ी के पास। लोकसभा में 6 में 2 सीटें महायुति के पास जबकि 4 उद्धव वाले गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी के पास। बीएमसी में पकड़ मुंबई के चुनावों को भी प्रभावित करती है। कैसे, ये समझने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से। बीएमसी ये इंडिया की सबसे रिचेस्ट महानगर पालिका है और 74,000 करोड़ के ऊपर आज उनका बजट है।
और आप अगर देखेंगे तो काफी सारे ऐसे छोटे राज्य हैं जिनका बजट भी उतना नहीं होगा। और बीएमसी और शिवसेना का जो एक रिलेशन है वो वैसे बहुत पुराना रहा है। क्योंकि बीएमसी पर जो कंट्रोल है शिवसेना का, उसके माध्यम से शिवसेना एक पारितोषिक अर्थव्यवस्था या जिसे एक रिवॉर्ड इकोनॉमी कह सकते हैं, इसका इस्तेमाल करती है। तो क्या होता है कि जैसे छोटे मोटे काम अपने लोगों को देना, कार्यकर्ताओं को देना, और जिसके जो बेनिफिट्स होते हैं बीएमसी में सत्ता में होने के, उसके बेनिफिट्स थोड़े ट्रिकल डाउन होते हैं कार्यकर्ताओं तक। कॉन्ट्रैक्टर्स राजस्थान के एक जिले से आते हैं, पाली डिस्ट्रिक्ट से, और कोई मराठी कॉन्ट्रैक्टर आपको तो लिटरली मैं कहता हूं कि माइक्रोस्कोप से नहीं टेलीस्कोप से ही ढूंढने पड़ेंगे, ऐसी खराब हालत है बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स। क्योंकि शिवसेना ने कोई कोशिश ही नहीं की कि एक मतलब एक मराठी इकोनॉमी क्रिएट हो जाए महानगर पालिका में। और आप बिल्डर भी अगर मुंबई के देखें तो सारे के सारे बिल्डर, लगभग बड़े बिल्डर, ये तो नॉन मराठी है। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड है शिवसेना के पॉलिटिक्स में, मैं कहूंगा कि आयरनी है शिवसेना के पॉलिटिक्स, ये पैराडॉक्स है। तो लेकिन आखिरकार जब कोई भी पार्टी मुंबई महानगर पालिका में सत्ता में आती है तो ये जाहिर है कि उसको फायदा ही होने वाला है। इसीलिए तो आज एक जगह एक वक्त पर हम एक साइड पर ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे और मनसे, दूसरी जगह पर महायुति मतलब बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी, ये इनमें खींचातानी चल रही है। अब बात यह है कि बीएमसी चुनाव सबके लिए साख का सवाल क्यों है, कंटेक्स्ट के साथ समझते हैं। 1992 से 96 तक का छोटा अंतराल छोड़ें तो 1985 से शिवसेना का बीएमसी में राज रहा। बीएमसी के संसाधनों और उसके प्रभाव का पार्टी ने अपने रसूख को बढ़ाने के लिए भरपूर इस्तेमाल भी किया। मजबूत बनी पार्टी, ऐतिहासिक रूप से ठाकरे परिवार का पावर बेस रही, जिसने मुश्किल हालत में भी शिवसेना को महाराष्ट्र की राजनीति में प्रासंगिक बनाए रखा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हुई घटनाओं ने यह गेम बदल दिया। शिवसेना दो हिस्सों में टूट गई। उद्धव से तीर धनुष वाला पार्टी सिंबल छिन गया। दोनों गुटों के बीच लगातार मराठी वोट बैंक को लेकर लड़ाई चली। ये पिछले साल हुए लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव में साफ दिखा। चुनाव में शर्मनाक हार ने उद्धव ठाकरे को प्रदेश की राजनीति में कमजोर कर दिया। इन दोनों के अलावा तीसरी प्लेयर है बीजेपी। 2017 के बीएमसी चुनाव में बीजेपी शिवसेना को सत्ता से हटाने के करीब पहुंच गई थी। 227 सीटों वाली कॉर्पोरेशन में शिवसेना को 84 और बीजेपी को 82 सीटें मिली थी। इसके बावजूद बीजेपी ने शिवसेना को मेयर बनाने दिया और बाहर से समर्थन दिया। यानी महायुति के लिए बीएमसी चुनाव शिवसेना और बाटा के गढ़ में सेंध लगाने का बड़ा मौका है, जबकि उद्धव ठाकरे के लिए प्रतिष्ठा और राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई, और राज ठाकरे के लिए भी अस्तित्व की लड़ाई, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी वो 2024 में अपने बेटे अमित ठाकरे को विधायक भी नहीं बना सके। इस बार उद्धव और राज ठाकरे के साथ चुनाव में मैदान में नजर आ रहे। इससे उन्हें मराठी वानुस वाले वोट को एकजुट करने में मदद मिल सकती है। गठबंधन का एक मकसद गोवंडी और भाईकला जैसे इलाकों में मुस्लिम वोटों को भी जोड़ना है। क्या होगा इसका राजनीतिक असर? 10 दिसंबर 2024 को हिंदू में आर्टिकल छपा, बीएमसी इलेक्शंस, द टू शिवसेनाज एंड द बैटल फॉर एशिया रिचेस्ट सिविक बॉडी। इसमें मुंबई यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मृदुल से बात की गई। उनका कहना है कि मुंबई की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। बड़ी संख्या में गैर महाराष्ट्रीय लोग मुंबई आ रहे हैं, जबकि मराठी भाषी और कोंकण से आए प्रवासी अब ठाणे, विरार, वसई और नवी मुंबई जैसे दूसरे नगर निगम इलाकों में शिफ्ट हो गए हैं। शिवसेना को इन नगर निगमों में फायदा मिल सकता है शिवसेना को, लेकिन मुंबई अब पहले से कहीं ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन हो गई है। ऐसे में बीजेपी को बढ़त इसीलिए मिलती है क्योंकि उसके पास महाराष्ट्रीय और गैर महाराष्ट्रीय दोनों वर्गों का कुछ समर्थन रहता है। महाराष्ट्र में हाल ही में नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव हुए। इसके परिणाम भी भाइयों की करीबी का कारण बताए जा रहे हैं। 20 दिसंबर को ये नतीजे आए। 288 सीटों में बीजेपी शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार गुट ने मिलकर 207 सीटें जीती। उद्धव के हिस्से 9 और कांग्रेस के हिस्से 28 सीटें ही आई, और राज ठाकरे की पार्टी का यहां भी खाता नहीं खुला। ब्रांड ठाकरे के पतन जैसी हेडलाइन बनी। जाहिर है ठाकरे ब्रदर्स की चिंता भी बड़ी होगी। बात यह भी है कि कांग्रेस ने फिलहाल बीएमसी चुनाव अलग लड़ने का फैसला किया है। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद से उद्धव की पार्टी के साथ खड़ी कांग्रेस इस चुनाव में दूर चली गई। उधर बीजेपी के समर्थन वाली महायुति में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। बीएमसी की 227 सीटों पर बीजेपी ने खुद 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया। 50 सीटें शिंदे गुट वाली शिवसेना को देने का प्रस्ताव है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिंदे गुट इस प्रस्ताव को नहीं मान रहा। 80-90 सीटें मांग रहा है। ऐसे में बीएमसी चुनाव में अभी खेल खुला है। ज्यादा जानकारी एक्सपर्ट दे रहे हैं। मुंबई में जो गोल देवल का एरिया है कुंभारवाड़ा के यहाँ, वो ट्रेडिशनली मराठी, गुजराती और जैन मारवाड़ी एरिया था। आज आप अगर जाओगे तो वहां पर आपको हिंदी भाषिक बहुत बड़े पैमाने पे मिलेंगे, और ये हिंदी भाषिक आज अगर आप देखें तो बल्क में बीजेपी को वोटिंग करते हैं। तो डेमोग्राफी मुंबई की बदल गई है। तो ये जो है, ये दोनों पार्टियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज क्या है? ये जो एक एस्पिरेशनल यूथ वोटर जो है मराठी, वो उनसे कनेक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये लोग आज भी शिवसेना, खास करके शिवसेना यूबीटी,
1990s में जी रहे, वो आज भी बात करते हैं संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट की, आज भी बात करते हैं प्रबोधन ठाकरे जी की, आज भी बात करते हैं बाला साहब की। और ये ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट्स किन लोगों के लिए जो आज 30s में 40s में यूथ वोटर इनसे कनेक्ट नहीं कर सकता, उनके पास क्या एजेंडा है आपके पास, तो वो उनका मुझे लगता है सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। लेकिन एक है कि ये जो एकनाथ शिंदे की पार्टी जो वोट लेके जाएगी अनडिवाइडेड शिवसेना की, तो उसे क्या एमएनएस कॉम्पेयर है और मुस्लिम वोटर कितने बड़े पैमाने पे या माइनॉरिटी वोटर कितने बड़े पैमाने पे इनके साथ आएगा, उसके ऊपर मुझे लगता है इन दोनों पार्टियों का भविष्य निर्भर है। बड़ी खबर में आज इतना ही। अब सुर्खियों की बारी। Sensodyne toothpaste for sensitive teeth. असम में एक जिला पड़ता है कार्बी आंगलोंग। पहाड़ी जिला है, अदरक की खेती के लिए मशहूर। जनजातीय आबादी बाहुल्य होने के कारण क्षेत्र छठी अनुसूची के अंतर्गत आता है। 23 दिसंबर की शाम यहां हिंसा हुई। 24 तारीख को भी ये जारी रही। माहौल तनावपूर्ण है। अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 45 घायल हैं। एक शख्स की मौत पुलिस की फायरिंग में और दूसरे की आगजनी में होने का आरोप है। मोबाइल इंटरनेट बंद है, अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। देखिए, आप सबने देखा है, कल एक बहुत दुखद घटना हुई है। ऐसी घटना का किसी को लाभ नहीं होता। जो मॉब ने वैंडलिज्म किया और बाद में प्रशासन के लोगों पे अटैक किया, उस मॉब में से भी एक आदमी की क्षति हुई है। जो मॉब ने आग लगाई, द आर्सन दैट दे कमिटेड, उसमें एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, एक दिव्यांग की मृत्यु हुई है। वजह क्या है कार्बी आंगलोंग की हिंसा की? हमने बताया ये छठी अनुसूची में एरिया आता है। अनुच्छेद 244 और 275 के तहत संविधान में जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष अधिकारों का प्रावधान है। देश के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन छठी अनुसूची के तहत ही होता है। इसके तहत इन क्षेत्रों में स्वायत्त यानी ऑटोनॉमस जिला परिषद बनाने का प्रावधान है। इन जिलों को अपने कानूनी, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हैं, यानी खुद कायदे कानून बना सकते हैं। कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल को यह अधिकार मिला है। यहाँ के मूल निवासियों का आरोप है कि उनकी ज़मीन के एक हिस्से पर बाहर से कुछ लोग आकर अतिक्रमण कर रहे हैं और कुछ लोग नेपाल की एक बस्ती से और कुछ लोग बिहार से आ रहे हैं। इसे लेकर 6 दिसंबर से विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। ये लोग मुख्य रूप से क्षेत्र में सरकारी तौर पर तय चारागाह, आरक्षित भूमि और विलेज ग्रेजिंग रिजर्व की ज़मीन से कथित अवैध बसावटों को हटाने की मांग कर रहे। 22 और 23 दिसंबर को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास किया तो हिंसा भड़क गई। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी की नेतृत्व वाली कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल के मुख्य कार्यकारी सदस्य तुलीराम रोंगहांग के घर को आग लगाई। प्रशासन ने इलाके में धारा 163 लगाई है। असम के डीजीपी हरमीत सिंह प्रभावित इलाकों में अब कैंप कर रहे हैं। दूसरी सुर्खी, उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए जा चुके पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड होने के बाद दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए। पीड़िता, उनकी मां और कई एक्टिविस्ट दिल्ली में इंडिया गेट के सामने धरने पर पहुंचे, जमानत का विरोध किया। पीड़िता ने कहा, यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए फैसला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात भी कही। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोले, पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, न कि बेबसी, भय और अन्याय। पक्ष विपक्ष के लोगों की और प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। कोर्ट ने इस बात को कहा है कि सेंगर जी पीड़ित परिवार से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे, ऐसा कोर्ट का निर्देश है। तो दिल्ली में धरना देने से पुलिस ने जब उनको कहा कि अब कोर्ट ने जब इस तरह की व्यवस्था दिया है तो आप असुरक्षित कहाँ हैं? मुझे कुछ नहीं कहना। सॉरी इंडिया, भारत की बच्चियां, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है, हमारा कोई चरित्र नहीं है कि आपको हम कह सके कि आप महफूज हैं। रिपब्लिक शर्मिंदा है। उन्नाव रेप केस में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को 2019 में उम्र कैद की सजा हुई थी। सजा मिलने के बाद 6 साल से ज्यादा समय के बाद दिल्ली हाईकोर्ट की एक बेंच ने 23 दिसंबर को उनकी सजा निलंबित कर दी और कोर्ट ने निर्देश दिए, मसलन जमानत की अवधि के दौरान सर्वाइवर जहां भी हो, सेंगर उसके 5 किलोमीटर के दायरे में ना आए, दिल्ली में ही रहें, हर सोमवार पुलिस के सामने रिपोर्ट भी करें। हालांकि अभी कुलदीप सिंह सेंगर जेल में रहेंगे क्योंकि उन्हें पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी 10 साल की सजा हुई थी। उस जमानत याचिका पर 28 दिसंबर को फैसला आएगा। आज का ललन टॉप शो यही समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। तो लीजिए, हम फिर से बिहार आ रहे हैं। पटना में होगा ललन टॉप अड्डा। बहुत सारे सितारों के साथ दिल खोल कर बातें होंगी, परफॉर्मेंस होंगी और 100% शुद्ध आनंद होगा। 10 जनवरी को पहुंचिए बापू सभागार पटना। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelalantop.com वेबसाइट पर दिए हुए बैनर पर और पहुंचिए पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में। आ जाइए।